प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के साथ ही योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी तेजी के साथ उसका फैलाव किया। दुनिया उसको अंगीकार कर रही है। अब भारत के अंदर भी अलग अलग स्थानों पर हम देखते हैं तेजी के साथ इसको लोग आगे बढ़ा चुके हैं। अगर आप भी लोगों को बोलें कि भाई समय पे जगने की आदत डालो, देर रात्रि तक स्मार्टफोन का उपयोग करना बंद करो, अगर आप भी उन लोगों को बोलेंगे, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के हैंडबिल प्रकाशित हों, समय समय पर इंटरव्यू हो और इन बातों को लेकर के आप ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा। गवर्नमेंट अपने स्तर पर करती है और हम लोग दोनों पक्षों को लेकर के चलते हैं, अवेयरनेस के पक्ष को लेकर के भी, लेकिन साथ साथ इसके उपचार के पक्ष को लेकर के भी। दूसरा, उपचार हो तो कैसे हम सस्ता और सहज कर सकते हैं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार करा सके। यद्यपि अभी तक ईश्वर की कृपा यह है कि गरीब को हार्ट की बीमारी कमी होती है, क्योंकि उसकी मेहनत और उसका परिश्रम उसको करता है। दूसरा यह है कि अगर किसी को हो ही गया तो उसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा आज के दिन पे है कि वो अपना बाईपास सर्जरी भी करा सकता है, एंजियोग्राफी भी करा सकता है, एंजियोप्लास्टी भी करा सकता है। उसमें उसके सामने उतनी चैलेंजेस अब उतनी नहीं रही, लेकिन कार्य क्षमता पे असर तो पड़ता ही है। कैसे हम इसके लिए लोगों को तैयार कर सकें। दूसरा, जब पेशेंट की स्क्रीनिंग होगी और क्वालिटी आएगी तो आप क्वालिटी दे भी पाएंगे, उसको देने में आपके लिए और सरल हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अवश्य कहूंगा कि आप सभी देश भर से और दुनिया से भी तमाम हमारे प्रतिष्ठित इस फील्ड के विशेषज्ञगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम इन दोनों पक्षों पर विचार करें और दोनों पक्षों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो अवश्य परिणाम आएगा। जो परिणाम आएगा वह इस फील्ड के लिए तो उपयोगी होगा ही, सबसे महत्वपूर्ण होगा कि स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज भी होगा, और स्वस्थ समाज होगा तो एक सशक्त देश भी होगा, सशक्त भारत भी होगा। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजी से हम लोगों ने शुरुआत की जी। आज उत्तर प्रदेश में हार्ट संबंधी मरीजों को काफ़ी राहत है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये हॉस्पिटल लारी कार्डियोलॉजी की GMU, SCPGI सब एक अच्छा काम हो रहा है जी। और ये नेशनल स्तर का कॉन्फ्रेंस है जी। ये कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि हार्ट की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, एंजाइना होने के बाद मरीजों में एंजियोग्राफी कब होनी चाहिए, एंजियोग्राफी की फाइंडिंग के बाद उपचार का क्या रूप होना चाहिए, और मरीज हार्ट अटैक के कितने घंटे, 4 घंटे में अगर हॉस्पिटल में आ जाता है तो हमें देखना है कि वो शॉक में है कि नहीं है। गोल्डन पीरियड। हाँ, गोल्डन पीरियड में अगर आ गया जी। तो हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट PCI जी। है ना, PCI करके हम पेशेंट को बचा लेते हैं जी। आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश और दिल्ली सभी जगह से कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं और बेसिकली इन 2 बातों पे फोकस किया जा रहा है कि इंटरवेंशन मतलब कब कब हमें एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करनी है, और दूसरा वेल्व अगर सिकुड़े हैं तो वेल्व सिकुड़े हुए वाल्व में हमको टॉवी या बैलून डाल करके सिकुड़े हुए वाल्व को कैसे फैलाना है जी, और रोकथाम के लिए क्या क्या होना चाहिए। जी सर, ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे एक आम व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि उसको अपने हार्ट के हृदय की जांच करानी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। इसका उत्तर यह है कि सबसे पहले एक सामान्य व्यक्ति सामान्य क्रियाकलाप करते हुए जब उसे महसूस होता है कि उसकी सांस फूल रही है, साटने साफ है, जी, उसके सीने के मध्य में भारीपन महसूस हो रहा है, जो भारीपन 2
मिनट 4 मिनट 5 मिनट बाद चला जाता है। अच्छा जी। सीढ़ी चलने पे उसको दिक्कत हो रही है, पहले नहीं था। पहले वॉक करने में उसको दिक्कत नहीं होती थी, अब दिक्कत हो रहा है। और वो उतना कार्य क्षमता नहीं रह गया जो पहले था। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि सीने का भारीपन, दर्द, सांस का फूलना, पसीना छूटना, जल्दी थक जाना, इजी फैटिगेबिलिटी, यह सब हृदय के रोगों का एक द्योतक इंडिकेटर है। और इसके लिए बेसिक टेस्ट है ईसीजी और उसका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, इस सब की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यदि ये सिम्टम्स हैं, वो व्यक्ति सांस जल्दी फूल जा रही है और थोड़ा चलने पे थक जा रहा है, पहले जैसे कार्य क्षमता नहीं है, सीने के मध्य में दर्द हो रहा है, सीने का दर्द बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, सीने का दर्द ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ये दर्द आधे घंटे से ज्यादा रहता है तो समझ लीजिए कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसको एक्यूट एमआई कहते हैं। अच्छा जी। ऐसी परिस्थिति में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे होम ट्रीटमेंट है, इक्वेस्प्रिन या डिस्प्रिन की टैबलेट ले लिया, 5 मिलीग्राम सॉल्यूटेट जुबान के नीचे रख लिया, है ना, एंटासिड ले ली, और नियरेस्ट अस्पताल, नियरेस्ट मेडिकल सेंटर जा करके ईसीजी और अपना ब्लड टेस्ट जैसे कि ट्रोपोनिन टी टेस्ट, ट्रोपोनिन आई, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर करा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट के बाद ये हम अंदाज लगा सकते हैं कि उसको वस्तुतः क्या तकलीफ है और तकलीफ को निवारण क्या है। सर, TAVI करते समय क्या क्या संघर्ष पेश आते हैं आप लोगों के सामने? टावी, हाँ जी। टावी एक ऐसी चीज है जब हमारे गले में एक एओर्टिक वाल्व होता है। जी। एओर्टिक वाल्व जब सिकुड़ जाता है, नॉर्मली ओल्ड एज में इसको सुनाई एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं, और कभी कभी यंग लोगों में भी एओर्टिक वाल्व सिकुड़ जाता है, जिसको ट्रांस, है ना, एओर्टिक वैल्यूल इम्प्लांट करते हैं, टावी किया जाता है। इसमें सबसे जरूरी होता है कि देखा जाता है ये जो वाल्व है कैल्सिफाइड तो नहीं जी। यदि कैल्सिफाइड है तब तो उसमें एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होगा जी। यदि कैल्सिफाइड नहीं है तो टावी हम कर सकते हैं, और ये कैथेटर के द्वारा जाकर के जहाँ पे वाल्व सिकुड़ा है वहाँ पे एक बैलून को रख करके उसको फैलाते हैं जी। हैं, इसमें कई मटेरियल के बैलून आते हैं, और उसके डायमीटर के हिसाब से उसी साइज का बैलून हम लोग रख करके ट्रांस वैल्वुलर, है ना, इम्प्लांट रख करके उस एओर्टिक वाल्व को फैला देते हैं। सर, टैवी और TAVR में कोई अंतर होता है जी? टैवी और TAVR में कोई अंतर होता है? TAVR और टावी, है ना, क्या उसमें वॉल्व बदल दिया जाता है, इसमें क्या खुलाया जाता है? वॉल्व रिप्लेसमेंट, जहाँ पे VR कह दिया मैंने जी, उसको वैल्वुलर वॉल्व रिप्लेसमेंट कर दिया गया जी। और इसमें रिप्लेसमेंट नहीं, इसमें डायलेट कर देते हैं बैलून डाल करके। सर, एज वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रातः काल के उद्बोधन में बोला जी कि हम उपचार का पक्ष को मजबूत कर ही रहे उत्तर प्रदेश में। उपचार के साथ साथ अगर बचाव के बात हो तो हम बहुत से पूरी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इसको बचाव का सबसे बड़ा उपाय है हमारे खान पान में ज़्यादा शुगर ना हो, साल्ट ना हो, सफ़ेद चीज़ों में मैदा ज़्यादा ना लें, और अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रखें। और ओबेसिटी एक प्रॉब्लम हो रही है, 2 तरह का मोटापा होता है, ऐसा नहीं कि हर मोटा आदमी बीमार हो जी। मेटाबॉलिक ओबेसिटी मतलब ऐसा मोटापा जिसमें आदमी को तकलीफ हो रही है, उसका सांस फूल रहा है, चल नहीं पा रहा है, उसका शुगर बढ़ा हुआ है, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, तो इसको हम लोग मेटाबॉलिक ओबेसिटी कहते हैं। तो मेटाबॉलिक ओबेसिटी पे भी हमें नजर रखना होगा। अगर हमने मोटापा कंट्रोल कर लिया तो हमारा हार्ट, और ईश्वर ने हमारा हार्ट बनाया है 65 किलोग्राम वजन होने के लिए जी। और हमने अपना वजन कर लिया 90 किलो। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना होगा, अगर हमारा शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो वजन कंट्रोल करना चाहिए जी। और रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, नमक, चिकनाई हमें अपने जीवन में, है ना, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने खाद्य में। और रोकथाम में सबसे जरूरी ये है कि हम
समय समय पे अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहे और जीवन में प्रतिदिन अपने लिए 30 मिनट निकाल करके प्रातः काल या सायंकाल जब भी समय मिले वॉक करें। वॉक के साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योगा में सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन, हलासन और धनुरासन, चक्रासन, ये सब बहुत ही अच्छे हैं हमारे हार्ट की बीमारियों से और वजन कंट्रोल रखने के लिए उपाय। सर एंजियोग्राफी और TAVR में जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं आयोडीन के फॉर्म में, क्या उसका किडनी पे कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? ये जो हम लोग डाई यूज करते हैं, एक उसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं जी, और ये डाई हार्ट की नसों को दर्शाती है। ये बताती है कि हार्ट के वेसल्स कहाँ सिकुड़े हैं। इसमें इसका एक 100 में 10% लोगों में किडनी पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी किडनी का फंक्शन थोड़ा डिरेज हो जाता है, ये ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ जाता है। तो इसलिए यूरोग्राफी, ये जो डाई है, इसको देने के पहले पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट करके देख लेते हैं और डाई देने के बाद देखा जाता है कि पेशेंट पेशाब पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा और उसका यूरिया क्रेटिनिन का स्टेटस क्या है, EGFR कितना है ना। तो अगर ऐसा है सब कुछ नॉर्मल रहता है तो ऐसे व्यक्ति में डाई इंजेक्ट करने में, यूरोग्राफी इंजेक्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। यदि डाई का कोई साइड इफेक्ट आ गया तो किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए दवाइयां हैं, मैनेजमेंट है, उसको बुक करके सुधार लें। सर कई बार व्यक्ति का BP बढ़ा होता है, हमको लगता है कि मैं केवल तनाव की वजह से या भाग दौड़ की वजह से ऐसा हो रहा है, तो क्या उसको गंभीरता से लेना चाहिए या? ब्लड प्रेशर का बढ़ना कई फैक्टर्स जी जी, एक है मॉडिफाइबल और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल फैक्टर में एज है, डायबिटीज है और मोटापा है जी, और हमारे हाथ में जो चीज है खान पान में दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। ज्यादा नमक लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्मोकिंग करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यदि अल्कोहल कोई जरूरत से ज्यादा लेता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है वो इम्पोर्टेंट है कि वो जल्दी थकने लगेगा, उसकी सांस फूलेगी, पैरों में सूजन आ जाता है कभी कभी, और ब्लड प्रेशर के मरीज में सिर दर्द भी प्रायः देखा गया है। तो ब्लड प्रेशर से बचे रहने के लिए ये जरूरी है कि हम वजन और अपनी डायबिटीज, अपना ब्लड शुगर और अपने खान पान में नमक और चिकनाई और शुगर, शर्करा की मात्रा पे नियंत्रण रखें और जरूरत से ज्यादा इन सब चीजों का सेवन ना करें। इसके साथ साथ फास्ट फूड यंग लोगों में जो हो रहा है, रात में स्विगी से और तमाम एजेंसियों से 1 बजे रात को जी जी जी, ये नुकसानदेह है। दूसरी चीजें ट्रांस फैटी एसिड बन जाता है। जितने भी हलवाई की चीजें हैं, पूरी, पराठा, समोसा, ये घी को बार बार उबालते हैं, गर्म करते हैं, उसी में चीजों को तलते हैं, इसमें फैटी एसिड ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये ट्रांस फैटी एसिड हमारे हृदय की वाहिनियों में जा करके चिपक जाता है, जिसके कारण खून के बहाव में अवरोध आता है, जिसके कारण हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। तो अतः हमें तली भुनी चीजें और बाहर की जो फास्ट फूड है और कोल्ड ड्रिंक्स है, जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड करें, खासकर यंगस्टर्स के। अच्छा, जो लोग रात में 1 बजे 2 बजे खाना बाहर से मंगा के खाते हैं, उसमें ये देखें कि फैट तो ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। खासकर फास्ट फूड हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। 15 दिन में एक आध बार हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर इसको नहीं लेना चाहिए। सर ओपन हार्ट सर्जरी और TAVR में क्या बेहतर विकल्प होता है? ओपन हार्ट सर्जरी हम तब करते हैं जी जब किसी को वाल्व की बीमारी जी, जैसे माइट्रल वाल्व डिजीज, एओर्टिक वाल्व डिजीज, एक उसमें होता है ओपन हार्ट सर्जरी। बाईपास सर्जरी का मतलब होता है कि हमारी कहीं पे 3 नसें बंद पड़ी हैं और तीनों में हमको आपका स्टंट डालना मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो मेजर वेसल है, लेफ्ट वेन है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उसको बाईपास करने के लिए शरीर के निचले हिस्से या छाती से वेन निकाल करके, लीमा कहते हैं, लीमा या सेफिनस वेन, उसको हम सड़क में जैसे बाईपास होता है वैसे
हाँ, जो रोग युक्त वेसल है उसको छोड़ के उसके ऊपर और उसके नीचे एक नई जो है एक नया सर्किट बना देते हैं, उसी के शरीर से उसी का वेन निकाल के, जिसको कहते हैं बाईपास सर्जरी, जिसमें जो ब्लॉकेज वाला नाड़ी थी उसको छोड़ते हुए एक अन्य रास्ते से ब्लड की सर्कुलेशन को प्रवाहित कर देते हैं। सर, आपने 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का क्या आउटपुट आएगा, आपको क्या लगता है? 3 दिवसीय निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, खासकर कार्डियोलॉजिस्ट के लिए। जी, एक तो उनको ये पता चल रहा है कि रैपिड एडवांसमेंट, बहुत से अच्छे प्रोसीजर्स आ रहे हैं और बहुत से अच्छी तकनीक आ रही है जी, जिसमें मिनिमम इन्वेजन है, मिनिमम चीड़-फाड़ है और मैक्सिमम एडवांटेज है और पिन पॉइंटेड है। अगर ब्लॉकेज राइट कोरोनरी आर्टरी का है तो ऐसे ऐसे बढ़िया कैथेटर्स आ गए हैं जो साइज के, वेसल्स के साइज के अनुसार हम स्टंट बना करके डाल करके लंबे समय तक उस आर्टरी को बचा लेते हैं और जो ब्लॉकेज है उसको ओपन कर देते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे सर। नमस्कार।